भाई ने मुझे किस किया और मोनिका का सच। सुबह हो गई थी। अपने कर टाइम पर मोनिका ओबरॉय हाउस पहुंच गई, अनिका की एक्सरसाइज करवाने के लिए। लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब ही परेशानी थी। वो इस वक्त गार्डन में बार बार अपने फोन को देख रही थी और दूसरी तरफ वो दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां से अनिका निकलकर गार्डन में आने वाली थी। तभी अचानक से मोनिका का फोन रिंग हुआ। मोनिका जल्दी से अपना फोन देखते हैं और अपने मुंह का पानी गटकते हुए वो फोन कॉल रिसीव करती है और जल्दी से फोन पर बोली, अंडरस्को हेलो, आज दूसरा दिन है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है अनिका को नुकसान पहुंचाने का। एक्सरसाइज कराते वक्त कल भी पूरे टाइम वो येसो गार्डन में ही बैठा हुआ था। ऐसे में कैसे मैं उसकी बीवी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठेगी। आप बस अपने आदमियों को बोलिए कि मेरी बहन के हॉस्टल के पास आसपास जो नजर रखते हैं, प्लीज उसे नुकसान ना पहुंचाएं। मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन आप वादा करिए कि काम होते ही आप मुझे यहाँ से सेफली बाहर भेज देंगे, क्योंकि येसो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ये सब करने के बाद। इधर एक हॉस्पिटल रूम जैसे जगह पर एक व्हीलचेयर पर बैठा शख्स, जिसका धीरे धीरे चेहरा रिवील हो रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि संदीप अग्निहोत्री था और उसने अपने कान से फोन को लगाया हुआ था। तुम मेरा काम करो, तुम्हें मेरा आदमी पासपोर्ट वीजा के साथ सेफली सऊदी पहुंचा देगा। तुम्हारी बहन भी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। वहां से तुम जहां जाना चाहो ही वहां जा सकती हो। तुम्हारी पूरी गारंटी में रहता हूँ। लेकिन उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाना तुम्हारा काम है। वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। ईएसओ की कमजोरी है वो, उसका मारना जरूरी है। इधर से मोनिका बोली, अंडरस्को आप कोई टेंशन मत लीजिए, मुझे सिर्फ अपनी जान की फिक्र है और किसी की नहीं। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो आप मुझे मार देंगे, इसलिए मुझे ये सब करना ही होगा। अब प्लीज आप फोन रखिए, वो लोग बाहर आते ही होंगे। इतना बोल मोनिका ने फोन कॉल कट कर दिया। इधर संदीप अग्निहोत्री एक भरी मुस्कान के साथ दूसरा कॉल तुषार को लगता। तुषार जो अपने घर के कॉरिडोर में ही था, उसने संदीप का फोन रिसीव किया। तुम्हारी वो योगा टीचर से बात हुई? मेरी काफी डरी नजर आ रही थी मुझसे बात करते वक्त, हालांकि जता नहीं रही थी। तुषार फोन पर बोला, अंडरस्को नो वरी, कुछ नहीं होगा। अगर मोनिका वो काम नहीं कर पाए तो मेरे पास एक और तरीका है। मेरे पास संदीप अंडरस्को मैंने तुम्हें रिया दे दी है तुषार। अब मुझे एकांश की बर्बादी दो, जब तक उसकी बर्बादी नहीं देख लूंगा तब तक मुझे मौत भी नहीं आएगी। तुषार अंडरस्को आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर माफिया की गद्दी पर राज करेंगे। संदीप एक सुकून भरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारे मुंह से डैड सुनकर सच में दिल को बहुत खुशी मिलती है तुषार। तुषार भी दोबारा बोला, अंडरस्को अब अपने आप को डैड नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। चलो अभी फोन रखता हूँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नाश्ता बनाना है। वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है। इतना बोलते ही तुषार ने फोन कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए वो जैसे ही किचन की तरफ जाने के लिए पीछे मुड़ा, तो सामने उसने रिया को हाथ बंधे खड़ा देखा, अंडरस्को जो कि उसे ही देख रही थी। तुषार थोड़ा सा हकपकाते हुए बोला, अंडरस्को तुम इतनी जल्दी जाग गई, अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है? तुम्हें बुखार था ना? इतना बोलते ही तुषार अपना हाथ रिया के सिर की तरफ बढ़ाने लग जाता है। अंडरस्को तभी रिया तुषार के हाथ को रोकते हुए एकटक देखते हुए बोली, अंडरस्को अब ठीक हूँ और भूख लगी है मुझे, लेकिन तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाना, कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। तुषार एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को चलो, खैर तुम्हें कुछ मन तो हुआ तुम्हारा। अब अपनी फरमाइश तो बताओ, क्या खाओगी? मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ। रिया जल्दी से बोली, अंडरस्को मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ और अपनी पसंद का ऑर्डर करूंगी। तुम रिसीव कर लेना बाहर से, ताकि तुम्हें ये डर न हो कि मैं भाग ना जाऊंगी। अपना फोन दो जल्दी से, मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। तुषार टू सी ऑन सोचते हुए रिया से बोला, अंडरस्को अरे मैं कर देता हूँ ना, तुम बताओ क्या खाओगी। रिया तुषार को आंखें दिखाते हुए बोली, अंडरस्को फोन देते हो या मैं अपने कमरे में जाऊं? अब तो तुषार ने जल्दी से फोन रिया की तरफ कर दिया और बोला, ये लो कर को ऑर्डर मेरी माँ। और फिर वह धीरे से रिया से नजरें चुराते गुस्से से बोल, जिद्दी चुड़ैल कहीं की। रिया तुषार को फिर से घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुषार जल्दी से रिया को दांत दिखाते हुए बोला, अंडरस्को कुछ नहीं बेबी, जल्दी से ऑर्डर करो ना, मुझे भी भूख लगी है। रिया तुषार के हाथ से एकदम से फोन लेते हुए बोली, अंडरस्को हमम। किचन में से कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। तुमने कुछ चढ़ाया था क्या वहां? तभी तुषार जोर से अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, अंडरस्को मैंने तो दूध चढ़ाया था, मैं भूल गया डैड से बात करने के चक्कर में। अभी देख कर आता हूँ।
तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर लो। तुषार किचन की तरफ भागते हुए बोला। अंडस्को पहले नहीं बता सकती थी क्या ये लड़की इतनी देर से गैस पर दूध चढ़ा है, साला कहीं सिलेंडर ही ना फट जाए। रिया उसे जाते देखा फोन को देखकर स्माइल करने लगी। इधर मोनिका जो अनिका को एक्सरसाइज करवा रही थी, वो बार बार एकांश की तरफ देख रही थी, जो गार्डन में वही चेयर पर बैठे पैर पर पैर चढ़े मैगजीन पढ़ रहा था। वही मैगजीन के पेज 3 पर आज एकांश की फोटो छपी थी। यूं तो आए दिन एकांश की फोटो छपती रहती थी मैगजीन के पेज पर, इसलिए एकांश को कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगा। वो पेज देखकर एकांश मैगजीन के बाकी पेज भी पलटने लगा। इधर मोनिका उसे देखते हुए मन ही मन अनिका को एक्सरसाइज कराते हुए सोचने लगी, अंडस्को ये जोरू का गुलाम कभी इस अनिका से दूर क्यों नहीं होता। ऐसे कैसे मैं इस लड़की को मार दूं। खरोच भी आ गई मेरी वजह से इसे, तो इस मेंशन में ही मुझे जिंदा दफना देगा ये। और उधर वो आदमी, उसने मुझे परेशान करके रखा है। आखिर करूं तो करो क्या मैं। मुझे जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना होगा। तकरीबन 1 घंटा बीत गया। मोनिका का एक्सरसाइज करने का टाइम भी खत्म हो गया। बॉडीगार्ड अंदर आए और मोनिका को ले जाने के लिए उसे कहने लगे, अंडस्को मैम, आपका टाइम हो गया है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है। मोनिका को रोज एकांश के बॉडीगार्ड ले जाने की जिम्मेदारी ले चुके थे। पिछले दिन भी मोनिका बॉडीगार्ड के साथ ही गई थी और उन्होंने सेफली उसे उसके वर्कशॉप पहुंचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एकांश को पता था कि उसके दुश्मनों के कुछ लोग मेंशन के बाहर कहीं भी हो सकते हैं। आते और जाते वक्त मोनिका के जरिए वो कोई चला ना चले, इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा सिक्योरिटी रखी थी। वैसे भी एकांश मोनिका को 1 घंटे आने का कोई योगा करने के इतने पैसे दे रहा था जितना वह पूरे साल में भी 10 क्लाइंट से नहीं कमा पाती। मोनिका फिर से वहां से चली गई। ब्रेकफास्ट का वक्त हुआ और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। वही बिन्नी जो मेहर के बगल में चेयर पर बैठी थी, उसे अनिका जल्दी जल्दी जूस का ग्लास खत्म करते हुए देखकर बोली, अंडस्को बिन्नी, अंडस्को आज तू ऐसे म्यूट क्यों बैठी है। आज तेरा बकबक करने का मन नहीं हो रहा क्या। सुबह से कान तरस गए हैं मेरे तेरी बातें सुनने के लिए। मेहर जो उसके बगल में बैठा था, उसने अनिका से कहा, अंडस्को भाभी, बिन्नी जी का भी कुछ पता नहीं और आजकल आपके भाई वीर भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। कल रात मुझे बिना बात डांट दिया। उसके डर से मैं दोबारा बालकनी में अपना फोन भी लेने नहीं गया। सुबह सुबह जाकर फोन उठाना पड़ा अपना। तभी काव्या जी सबको सर्व करते बोली, अंडस्को वैसे कहाँ है वीर, अभी तक आया नहीं। नाश्ता ठंडा हो जाएगा बेटा, जल्दी बुलाओ उसे। मेहर काव्या जी से बोला, मॉम, वीर को जिम जाने की आदत है। यहाँ तो आज वो थोड़ा लेट सोकर उठा है, तो कमरे में ही पुशअप मार रहा था, आता ही होगा। तभी काव्या जी सीडीओ की तरफ देखकर बोली, अंडस्को लो आ गया, जो डाइनिंग टेबल की तरफ आ ही रहा था। एकदम से मेहर के बगल में बैठी बिन्नी को देखकर उसके कदम सर पड़ गए और वो धीरे धीरे कदमों से कभी बिन्नी को तो कभी पूरे परिवार वालों को देखते हुए डाइनिंग टेबल के पास आया और उसने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। वही बिन्नी वीर की आवाज सुनते ही अपनी एकदम से जोर जोर से धड़कते हुए दिल को काबू करने की कोशिश करने लगी। वीर जो देखते ही उसकी रात की यादें ताजा हो गई और वीर हिचकिचाते हुए बिन्नी के बगल में चेयर खिसकाकर बैठ गया, क्योंकि एक ही चेयर फैमिली के बीच में खाली थी। सबने नाश्ता किया। इधर चिराग जो बिन्नी का 0 बटा सन्नाटा वाला चेहरा देख रहा था, वही अपने मन में ही खिचड़ी पकाते हुए बोला, अंडस्को हम आज वीर भाई और बिन्नी दीदी को हो क्या गया है। ना बिन्नी दीदी वीर भाई को छेड़ रही है और ना वीर भाई खाने के अलावा कहीं और देख रहे हैं। तभी काव्या जी ब्रेकफास्ट करते करते वीर से पूछती है, वीर कल तो तुम्हें लंदन जाना होगा ना, सारी तैयारी कर ली तुमने। वीर ने एक नजर बिन्नी की तरफ देखते हुए काव्या जी को जवाब दिया, हाँ आंटी, कल जाना तो है और तैयारी तो सारी पहले ही हो चुकी है, बस कल का वेट है। ये सुनते ही बिन्नी जो पोहा खा ही रही थी, वो थोड़ी सर्द पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने चम्मच का पोहा खाकर खत्म किया और सबसे से बोली, अंडस्को मेरा हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वीर उस जाते हुए देखने लगा। थोड़ी देर बाद अनिका बिन्नी के कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई और अपना गला थोड़ा साफ करते हुए वो बेड पर पेट के बल टेडी बेयर को हक किए लेटी हुई बिन्नी को देखकर बोली, अंडस्को ओहाहू ओहाहू, क्या मैं अपनी जाने मन से 2 मिनट बात कर सकती हूँ। अनिका की आवाज सुनते ही बिन्नी, जिसकी आंखें बंद थी, उसने अपनी चुनमुन से आंखें खोली और लेते हुए ही एकदम से पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखकर बोली, अंडस्को अनिका अंदर आ, और फिर वो उठकर बेड पर बैठ गई। अनिका अपने पेट पर हाथ रख धीरे धीरे चलते हुए बिन्नी के पास आकर बैठ गई और बिन्नी के सर पर हाथ फेरते हुए वो उसे प्यार से देखते हुए बोली, अंडस्को वीर भाई के जाने का दुख हो रहा है।
बिन्नी आंखें बड़ी करके अनिका को देखते हुए बोली, अंडरस्कोर दुख। अब तो मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है। तुझे पता है ना, तेरे भाई के बारे में मेरी जो भी फीलिंग थी मैं सब कुछ तुझे बता देती थी तुझे, लेकिन कल रात की बात तुझे कैसे बताऊं? अनिका सवालिया अंदाज में बिन्नी को देखते हुए बोली, अंडरस्को कल रात की बात मतलब? मैं गहरी सांस लेकर बोली, तेरे भाई ने कल रात मुझे जबरदस्ती किस किया। यार उसका किस बहुत टेस्टी था। अनिका चौंकते हुए बिन्नी से बोली, अंडरस्को व्हाट आर यू क्रेजी बिन्नी, सपना देखा होगा तूने। इधर वीर जिसका नाश्ता हो गया, वो चिराग के साथ ओबरॉय मेंशन से माथुर निवास के लिए निकलने का सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही वीर ने गुस्से से फोन पर कहा, अंडरस्को आपने मुझे दोबारा कॉल क्यों किया? मैंने आपको बोल दिया था ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। कहानी आगे जा रही है। आपका दिन शुभ हो। चैप्टर थोड़े से गैप में आ रहे हैं क्योंकि मुझे असाइनमेंट लिखने हैं। कल लास्ट डेट है मेरी असाइनमेंट जाने की। 1 तारीख से कंटिन्यूअस चैप्टर आ जाएंगे। माई मूड हैज चेंज स्वीट हार्ट। एकांश जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो रोज की तरह अपने ब्लैक कलर के ही 3 पीस सूट बूट में था। साथ ही सेट किए हुए बाल जो उसके किलर लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, और उसकी फिट मस्कुलर बॉडी जिसे देखकर अनिका थोड़ी थोड़ी पागल हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने मुंह बनाते हुए एकांश से कहा, अंडरस्को आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बदल रहे हो। पहले तुम्हें सिर्फ मेरे हाथ से ही टाई पहननी होती थी, और अब देखो खुद ही टाई पहनकर हीरो बनने चल दिए है। अनिका की बात सुन एकांश को से देखने लगा, और फिर जल्दी से उसने अनिका को देखते हुए ही अपनी बंधी हुई टाई बिगाड़ ली, और टाई पूरी ही खोलते हुए वो अपने हाथ में टाई झुलाते हुए धीरे धीरे अनिका की तरफ बढ़ने लगा। अनिका भी एकांश को एकटक देखे ही जा रही थी। थोड़ी देर में ही एकांश जाकर अनिका के सामने बैठ गया और अनिका के गाल पर हाथ रख उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, अंडरस्को यू आर राइट स्वीट हार्ट। तभी मैं सोचूं मुझे आजकल तैयार होने में मजा क्यों नहीं आता। दिस इज योर राइट, अब तुम मुझे टाई पहनाओ और मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूंगा। अनिका एकांश के हाथ से टाई छीनते हुए उसे हल्के गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, अंडरस्को अब आई ना भैंस पानी में, चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें अच्छे से टाई पहनाऊंगी। एकांश उसे वैसे ही देखता रहा, और अनिका का पूरा ध्यान एकांश की टाई पर था और एकांश का पूरा ध्यान अनिका के प्यारे चेहरे पर, जिसे वो काफी बारीकी से देख रहा था। और फिर अनिका एकांश के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को पहन ली तुमने टाई, अब जा सकते हो तुम। और फिर उसने अपने हाथ पीछे करने की जैसे ही कोशिश की, एकांश ने अनिका की दोनों कलाई को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अनिका एकांश की दोनों पकड़ को देखते हुए हैरत से उसे बोली, अंडरस्को अब क्या है? एकांश अनिका के होठों की तरफ अपनी नजरें करते हुए बोला, अंडरस्को बहुत कुछ। तुम हर बार मेरा दिल जोरों से कैसे धड़का देती हो। अनिका भी अपने होठों पर की तरफ एक बार देखकर एकांश को देखते हुए बोली, अंडरस्को ओ हेलो, अब तुम्हें टाइम नहीं हो रहा, जाना नहीं है तुम्हें? एकांश अनिका के होठों पर ही नजर रखे हुए बोला, अंडरस्को एकांश सिंह ओबरॉय के लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं स्वीट हार्ट, एंड नाउ माई मूड हैज चेंज्ड। और फिर एकांश ने अनिका की गर्दन पकड़ उसके चेहरे को एकदम सपने करीब कर लिया। अनिका के होठों से अपने होठ जोड़ दिए और अनिका को बेतहाशा किस करने लगा। अनिका भी एकांश के कंधे पर अपने दोनों हाथ रख एकांश की किस में इन्वॉल्व होने लगी। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ गई थी, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो गए थे। तभी एकांश का फोन बजा। अनिका एकांश के कंधे पर हाथ मारते हुए फोन की तरफ इशारा करने लगी। वही एकांश अब भी अनिका को किस किए जा रहा था। अनिका किसी तरफ एकांश के होठों से छूट उससे दूर हुई और एकदम से एकांश से पीछे हो वो अपनी अपनी उफान भरती सांसों को काबू करते हुए एकांश देखकर बोली, अंडरस्को अरे पागल इंसान, तुम्हारा फोन बजता जा रहा है और तुम हो कि लगे पड़े हो, फोन देखो पहले किसका कॉल है। एकांश गुस्से से अपने जेब की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को डैम, ये फोन हमेशा गलत वक्त पर ही बज जाता है। और फिर वो अपनी जेब से फोन निकाल कर कॉल रिसीव करते हुए बोला, अंडरस्को हाँ अयान बोलो। अंडरस्को इधर अयान जो अपने घर के हाल में बैठा हुआ था, वो एकांश से फोन पर बोला, अंडरस्को सर वो आदमी पेन ड्राइव के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। अगर उसे पेन ड्राइव के कहीं भी होने का उसे पता होता तो वो जरूर बताता है। इतनी मार खाने के बाद ऑलमोस्ट करने की कगार पर है लेकिन कुछ नहीं कह रहा। उस पेन ड्राइव हमारे आदमियों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर वो उन लोगों ने सीबीआई तक पहुंचा दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एकांश एक नजर चुपचाप बैठी अनिका को देखकर बालकनी की तरफ चला गया और वहां अपने पंथ की पॉकेट में एक हाथ रखते हुए
एक्सप्रेशनलेस भाव के साथ बोला अंडरस्को मार दो उसे, उसकी लाश भी उसके बाकी साथियों को नहीं मिलनी चाहिए। इधर से अयान बोला अंडरस्को ओके सर, काम हो जाएगा। एकांश ने कॉल कट कर दिया और दोबारा कमरे में आकर अनिका के सामने बैठ गया और अनिका को इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला अंडरस्को वंस मोर स्वीट हार्ट। और फिर वो अनिका के चेहरे को अपने हाथों में भरने के लिए अपने हाथ उठाता ही है कि तभी अनिका अपना चेहरा पीछा करते हुए एकांश को घूरते हुए बोली अंडरस्को नो, अब जो भी करना होगा शाम को करना। मेरी इतनी में ही जान निकल गई। एकांश भी सर्द आवाज में अनिका को देखते हुए बोला अंडरस्को मेरा मन नहीं भरा है स्वीट हार्ट। अनिका फिर से मुंह बनाते हुए बोली अंडरस्को क्या यार, कभी तो मेरी बात मान लिया करो मिस्टर ठरकी, गो ना प्लीज। इधर अयान जो अपना फोन टेबल पर रखकर किचन की तरफ कुछ खाने के लिए जा ही रहा था, पीछे से शरारत आकर जल्दबाजी में उससे बोली अंडरस्को अयान प्लीज 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 मुझे कैफे के लिए छोड़ दो अपनी बाइक से, मेरी दोस्त संजू की स्कूटी खराब हो गई है, अभी अभी एक बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्डर आया है, उसे देखने जाना है कैफे में। अयान शरारत ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी गर्दन हल्की टेढ़ी करके बोला अंडरस्को ठीक है, छोड़ने चलूंगा, लेकिन तुमने अभी तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले वो दो, शरारत सावलिया अंदाज में अयान को देखते हुए बोली अंडरस्को कौन सा जवाब अयान, देखो बातें मत बनाओ, आज शाम को मुझे एक अच्छा सा फ्लैट देखने भी जाना है, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना सुन तो अयान और ज्यादा भड़क गया और उसने एकदम से शरारत सामने जाते हुए कहा अंडरस्को क्या कहा तुमने, फ्लैट लोगी, तुमसे मैंने कह दिया था ना उस दिन कि तुम मेरे साथ ही रहोगी, और मैं तुमसे कुछ जवाब भी मांगा था, शायद तुम भूल जाती हो मेरी बातें। शरारत अपनी गर्दन न हिलाते हुए अयान से बोली अंडरस्को मुझे सब याद है अयान, तुमने मुझसे क्या कहा था, और मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती तुम्हें, मैं नहीं सोच पाती ये सब, छोटी सी लाइफ है मेरी, कोई नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे है मेरी जिंदगी में कोई, लेकिन तुम जानते हो तुमने मेरे सामने क्या हरकत की है, तुमने उस इंसान को मेरे सामने मारा है जिसे मैं अपना पिता मानती थी। इतना बोलते ही शरारत आंखों में आंसू आने लगे। तभी अयान थोड़ा और आगे बढ़कर शरारत के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला अंडरस्को नहीं शरारत, वो आदमी तुम्हारा पिता नहीं था, उन बातों को याद मत करो, सिर्फ मुझे देखो, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, सोचो हम दोनों शादी कर लेंगे तो कितने खुश रहेंगे। शरारत अयान के दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए उसकी तरफ पीट करके दर्द भरी आवाज में बोली अंडरस्को ऐसा नहीं हो सकता यान, ये सब गलत है, तुम्हें पता है तुमने जो किया उसकी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने उस बारे में पुलिस को अब तक नहीं बताया है और न ही बताऊंगी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, तुम जैसे गलत का साथ देकर भी खुश हूँ, मगर अब मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीद मत करो, और अब कैफे जाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, 2 दिन में मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। इतना बोल शरारत अपना बैग कंधे पर ठीक से टिकाते हुए घर से जा ही रही थी कि तभी अयान ने पीछे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने सीने से टकरा लिया। अयान क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, शरारत दर्द से कराहने लगी थी, लेकिन अयान उसे अपने से चिपकाए गुस्से से उसके चेहरे को देखते हुए बोला अंडरस्को कुछ ज्यादा ही मुंह खुलने लगा है तुम्हारा शरारत, कह दिया ना तुम कहीं नहीं जाओगी मेरे घर से, कैफे छोड़ते चलता हूँ तुम्हें और जवाब तो तुम्हें देना ही होगा, मुझसे इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा पाओगी तुम। अयान जब बोल रहा था तो उसे पता ही नहीं चला कि वो शरारत के हाथ को उसके पीछे मरोड़ते ही जा रहा था। शरारत गुस्से से रोते हुए अयान से बोली अंडरस्को अयान छोड़ो, इट्स हर्टिंग, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो हाथ मेरा। तभी अयान को भी एहसास हुआ कि वो शरारत कुछ ज्यादा ही हट कर रहा है। उसने एकदम से शरारत को छोड़ दिया और शरारत अपना हाथ देखते हुए रो बैठी और गुस्से से अयान को देखते हुए बोली अंडरस्को तुम ऐसी हरकतें करोगे मेरे साथ अपनी बात बनवाने के लिए, आई हेट यू, मैं भूल कैसे गई कि तुम किसी की भी जान ले सकते हो, मैं क्या चीज हूँ तुम्हारे लिए, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊंगी मैं। इतना बोल शरारत ने अयान से नजरें फेर ली और भागते हुए घर से बाहर निकल गई। इधर अयान गुस्से से दीवार पर हाथ मारते हुए बोला अंडरस्को शिट, ये क्या कर दिया मैंने, इसे गुस्सा दिला दिया, पागल हूँ क्या मैं, पहले एक एकांश सर का काम जाकर कर देता हूँ, उसके बाद शाम को इसे मनाऊंगा, तब तक किसका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इधर तुषार ने डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना ऑर्डर रिसीव कर लिया और वो रिया के पास आकर बोला अंडरस्को तुम्हारा खाना आ गया रिया, चलो एक साथ बैठकर खाते हैं। रिया जो बेड पर गुस्से से बैठी हुई थी
वो तुषार की तरफ बढ़ी और उसके हाथ से खाने का पार्सल एकदम से छीनते हुए वो तुषार को गुस्से से घूरते हुए बोली, अंडस्को मैं खा लूंगी, अब निकलो यहाँ से। तुषार हैरत से रिया को देखते हुए बोला, अंडस्को अब क्या हुआ? अभी तो तुमने कितने प्यार से मेरे हाथ से फोन लेकर खाना ऑर्डर किया था, और अब? रिया फिर से उसी गुस्से से तुषार को घूरते हुए बोली, अंडस्को जस्ट शट अप, तुम्हारे साथ खाने का मूड नहीं है मेरा। एक तो तुम मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हो और ऊपर से मेरे साथ बैठकर खाना भी खाओगे। गेट लॉस्ट, ये मत समझना मैं तुमसे कमजोर हूँ। एक पंच में मुंह तोड़ सकती हूँ तुम्हारा। अब निकलो यहाँ से, भूख लगी है मुझे। ज्यादा देर अपनी शक्ल दिखाए ना, तो ये खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी। डिस्गस्टिंग पीपल। रिया का बर्ताव एकदम से बदल गया। तुषार मुंह फुलाकर रिया को देखते हुए कमरे से निकल गया, क्योंकि पिछली रात भी रिया ने खाना नहीं खाया था, तो उसे उसकी चिंता थी। इधर तुषार को जाते ही देख रिया ने एक्साइटमेंट में कहा, यस हो गया काम। अब देख तेरी कैसे बैंड बजती हूँ तुषार अग्निहोत्री, दिखा दूंगी तुझे दैट आई डोंट लव यू। रिया जिसे चाहे भूल सकती है, जिसे चाहे अपनी जिंदगी से निकल सकती है। इधर अनिका, काव्या जी और मेहर की गैर मौजूदगी में बिन्नी को पटाकर घर के सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड को चकमा देते हुए उसके साथ घर से बाहर निकल गई। दोनों ऑटो में बैठी ही थी और बिन्नी अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें बड़ी करके ऑटो के अंदर मस्ती कर रही अनिका को देखते हुए बोली, अंडस्को आर यू मैडनू? तुझे पता है, अगर तेरे जल्लाद पति को पता चल गया कि तू बिना किसी बॉडीगार्ड के ऑटो में बाहर निकल आई है, तो वो तेरा और तेरे साथ मेरा क्या हाल करेंगे? अनिका भी बेफिक्री से ऑटो से बाहर हाथ निकाल कर खुली हवा में सांस लेते हुए बोली, अभी चुप हो जा डरपोक कहीं की। क्या कर लेगा वह हमारा? उसे तिहाड़ जेल से बाहर आई हूँ, मन वहां पर हर फैसिलिटी है, लेकिन ऐसा सुकून कहाँ। आज तो मैं तेरे और अपने बेबी के साथ खूब घूमूंगी और सबसे पहले आशीष मामू से मिलने जाऊंगी। कितने महीने हो गए हैं उनसे मिलने नहीं गई, पूरा असाइलम देखूंगी, खुलकर मौज मस्ती करूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, टाइम से वापस आ जाएंगे। आगे जारी है, आपका दिन शुभ हो। 161 सबसे पहले उसी एसओ के पिल्ले को मारेंगे। इधर अनिका बिन्नी को जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले आई थी। बिन्नी दिल जोरों से धड़क रहा था ये सोचकर कि कहीं एकांश को पता चल गया कि अनिका बिना घर में किसी को बताए बाहर आ गई है, तो वो क्या करेगी। अनिका ऑटो से बाहर हाथ निकालकर खुली हवा में सांस लेते हुए आज सड़क के एक खूबसूरती को अच्छे से निहार रही थी। 7 महीने का बच्चा था उसके पेट में और खुद बच्चों जैसी हरकत कर रही थी। इधर ओबरॉय मेंशन से निकलते ही अनिका पर किसी की नजर पड़ चुकी थी। वो इस वक्त एक वैन में अपने 4 साथियों के साथ बैठा हुआ था और अनिका के ऑटो का पीछा कर रहा था। चारों लोगों के हाथ में इस वक्त गन थी। अनिका बिन्नी की ऑटो आगे आगे चलती जा रही थी और वो लोग अपनी वैन लेकर पीछे से आ रहे थे। तभी वैन ड्राइव करने वाले एक शख्स ने अपने बगल में बैठे हुए शख्स की तरफ एक इशारा किया। चारों ही बहुत खतरनाक थे और उसके बगल में बैठे शख्स ने वो इशारा समझ लिया। वैन ड्राइवर वैन को अनिका के ऑटो के बगल में लाकर चलाने लगा। सड़क बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी और दूसरे शख्स ने इशारा पाते ही अपने बगल की खिड़की का शीशा नीचे कर दिया और बगल में चल रहे हैं ऑटो में मस्ती कर रही अनिका को एक नजर देखते हुए अपना हाथ एकदम से वैन की खिड़की से बाहर निकालकर वो अनिका के हाथ को पकड़ने ही वाला था कि तभी अनिका का हाथ दोबारा से ऑटो के अंदर चला गया। इधर ऑटो में बिन्नी अनिका के दोनों हाथ को पकड़े उसे अपने सामने देखने पर मजबूर करते हुए बोली, अंडस्को अनिका पहली बात हमें घर जाना चाहिए, जीजू को बताकर आना चाहिए था ना। वो तुझे कहीं जाने से मना थोड़ी ना करते हैं, बस यही तो कहते हैं कि जहाँ भी जो बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर जाओ। तुझे याद है ना उस दिन क्या हुआ था? तेरा पति एकांश सिंह ओबरॉय है, इतना बड़ा आदमी है वो, कितने दुश्मन है उसके, और वो भी कितने खतरनाक तू देख चुकी है। ऐसे में तुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं कहती हूँ कि तेरे ठरकी पति के बाउंसर्स को फोन करके बुला लेते हैं, वो गाड़ी लेकर आ जाएंगे और उनकी गाड़ी में हम जाएंगे। जीजू से मैं बोल दूंगी कि मैं तुझे बाहर लेकर आई थी। अनिका इरिटेट होते हुए बिन्नी से बोली, अंडस्को जस्ट शट अप बिन्नी। तू भी मिस्टर ठरकी की बोलती मत बोल, मैं कोई इतनी महान भी नहीं हूँ कि हर वक्त कोई ना कोई ओबरॉय मेंशन के बाहर मुझ पर नजर रखे हुए होगा, और जैसे ही मैं निकलूंगी धाए धाए मुझ पर गोली चल देगा। अंडस्को जस्ट चिल बेबी। तुझे याद है मिस्टर ठरकी से शादी करने से पहले मैं कितनी खुश रहा करती थी, जहां मर्जी वहां जाकर घूमती थी, कोई रोक टोक नहीं। जब से इस ओबरॉय मेंशन में आई हूं ना मेरी जिंदगी झंड हो गई है। आज कुछ मत बोल, बस मुझे जल्दी से मामू से मिलना है, उन्हें सरप्राइज देना है। असाइलम में निक्की छोटू सबसे मिलना है मुझे।
इधर वह आदमी जो अनिका का हाथ खींचने वाला था, उसने गुस्से से जोर से खिड़की पर अपने हाथ का पंच बनाकर दे मारा और अपने बगल वाले आदमी से बोला, अंडस को इसी वक्त इसे हाथ अंदर करना था क्या? भाई मैं तो बोलता हूँ, अभी यही बीच सड़क पर इसे ठोक डालते हैं। पहली गोली इस लड़की के पेट पर मारेंगे। आफताब भाई के दुश्मन के पिल्ले को भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत मजा आएगा, इसी बहाने हमारा कुछ आतंक भी हो जाएगा इस जगह। 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बीवी को उठाकर आफताब भाई के पास ले जाए। वही इसका जो करना होगा करेंगे। लेकिन हम हमेशा बस ओबरॉय मेंशन से निकलने वाले लोगों की गिनती ही करते रह जाते हैं। सब निकलते हैं, लेकिन ये लड़की नहीं निकलती। कहीं ऐसा ना हो, गुस्से में आफताब भाई हमें ही गोली से उड़ा दे। आज मौका है, कर देते हैं काम। बोल देंगे आफताब भाई को कि भगाने की कोशिश कर रही थी, मारी गई। किस तरीके से मारा ये बताएंगे तो बहुत खुश होंगे वो। तभी पीछे बैठे 2 आदमी में से एक आदमी बोला, अंडस को भाई बात तो सही कह रहा है, ये करना क्या है इस लड़की का? वैसे भी इसे मारेंगे ही आफताब भाई। उनकी जगह उसे बिजनेसमैन ईएसओ से ना हम ले लेते हैं। वैसे भी 1 हफ्ते बाद यहाँ के सबसे बड़े स्टेडियम में आफताब भाई बम फिट कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा डर बना देते हैं लोगों में इसी बहाने। ड्राइव करता हुआ आदमी बोला, अंडस को सही कह रहे हो। अगर आज ये लड़की हाथ से निकल गई तो पता नहीं कब दोबारा हाथ लगेगी। आफताब भाई हमें इतना वक्त भी नहीं देंगे, बीच सड़क पर ही काम कर दो इनका। और फिर वैन ड्राइवर तेजी से अनिका के ऑटो की तरफ बढ़ने लगा। चारों ने अपनी बंदूकें तैयार कर ली। एकांश, जिसकी कॉन्फ्रेंस रूम में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, उसके पीछे आयुष आया और उसके कान में कुछ बोलकर पीछे हो गया। इसके बाद ही एकांश के चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा नजर आने लगा और वो जोर से अपने सामने की टेबल पर अपने हाथ का पंच बनाकर मारते हुए बोला, अंडस को डैम, ये लड़की कब सुधरेगी? कहा था इसे जब भी बाहर जाए तो किसी को साथ लेकर जाए। एकांश बीच कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वहां से बाहर निकलने लगा। कॉन्फ्रेंस में आए बड़े से बड़े नामी गिनामज लोग उसे देखकर हैरान हो गए और अपने सीट से खड़े होते हुए बोलने लगे, मिस्टर ईएसओ, बीच मीटिंग में आप कहाँ जा रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आयुष उनकी तरफ देखकर बोला, अंडस को सबसे इम्पोर्टेंट काम ईएसओ के लिए जो था उसे अटेंड करने ईएसओ जा चुके हैं। अब आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, कल वो आपको फिर से दर्शन देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। इतना बोल आयुष भी वहां से निकल गया और सबके सब हैरत से अब जाते हुए आयुष को देखने लगे। इधर एकांश, जो जल्दी से अपने ऑफिस से निकला और ड्राइवर जैसे ही उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है, वो ड्राइवर को धक्का मारकर खुद ही गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगा। साथ ही वो अनिका को कॉल लगाता है। अनिका, जो बिन्नी के साथ खूब मजे कर रही थी, उसने ध्यान ही नहीं था कि कोई उसका पीछा कर सकता है। वो एकांश का कॉल अपने फोन पर देखती है तो उसकी डर के मारे आंखें बड़ी हो जाती है और वो मुंह फाड़े बोलती है, अंडस को मिस्टर ठरकी, इसका कॉल उठाया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं कहीं बाहर हूँ। यह बहुत शोर हो रहा है, क्या करूँ? इसका कॉल ही नहीं उठाती मैं, सबसे अच्छा होगा। इतना बोल अनिका अपना फोन साइलेंट पर रख देती है। इधर बिन्नी की हवा टाइट थी। वो अनिका को डांटे हुए बोली, अंडस को, अरे पागल औरत, क्यों बिना बात मत मुसीबत मोल ले रही है? मैं तो कहती हूँ कि वापस चलते हैं, किसी और दिन आ जाएंगे या फिर शाम को एकांश जीजू के साथ आ जाएंगे। सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है। अनिका बिन्नी आंखें दिखाते हुए बोली, अंडस को, तुझे कभी नॉर्मल वाइब्स आई भी है? और तू इतनी डरपोक कब से हो गई? चुप बैठी रहे। वो भी समझ गया होगा कि मैं खर्राटे मार कर सो रही हूँ। इस टाइम तो मैं दिन में बेड पर पड़ी ही रहती थी ना। अब मैं पक गई हूँ इसी लाइफ से। पेट में एक बच्चा है तो क्या हुआ, ये भी मेरे साथ मौज मस्ती कर लेगा। देखना, जिस दिन ये पैदा होगा ना, उसी दिन से ही मैं इसे इतना क्रूर और शरारती बनाऊंगी ना कि ये मिस्टर ठरकी के नाक में दम करके रख देगा। तब उसे पता चलेगा कि वो मुझे परेशान करता था ना, अब उसे परेशान करने वाली कोई शैतान आ गया है। बिन्नी भी हाथ जोड़कर बोली, अंडस को, ओके बाबा, जो करना होगा कर लेना, पहले इस बच्चे को पैदा तो होने दे। अब देख, असाइलम आने वाला है, आराम से अंदर घूमेंगी, ठीक है? ज्यादा उछालना मत, वहां सब तुझे गले लगाने के लिए आगे आ जाएंगे। सबको मुझे रोकना पड़ेगा। सबका मानसिक संतुलन बिगड़ा है, लेकिन मेरा ठीक है। अनिका भी इरिटेट हुए बोली, अंडस को, हाँ हाँ बाबा, उनको तू संभाल लेना, सब मेरी जान है, कितने दिनों से सबसे नहीं मिली। बिन्नी धीरे से बोली, अंडस को, कमाल है, लोगों को ठीक ठाक इंसानों से ढंग से पेश नहीं आना आता और ये पागलों के लिए इतना मरती है। इधर ये चारों भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे।
वैन ड्राइवर ने एकदम से ऑटो के आगे वैन रोकने के लिए जैसे ही टर्न लिया कि तभी वहां ट्रैफिक पुलिस आ गई, जिन्होंने सीटी बजाते हुए डंडा दिखाकर वैन को पीछे करने के लिए कहा। अंडस्को इस बार फिर वो लोग चूक गए और ऑटो आगे निकल गई। दोबारा इनको कोई मौका मिल पाता, इससे पहले ही सामने शिक्षा माथुर असाइलम आ गया, जो कि अनिका का सपना, उसकी जिंदगी सब कुछ था। ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोकी, बिन्नी ने पेमेंट की और अनिका को संभालते हुए उसे असाइलम के अंदर ले जाने लगी। जब तक वो चारों पीछे से आए, तब तक अनिका असाइलम के में गेट पर पहुंच चुकी थी। चारों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। इस वक्त उन्होंने गन गाड़ी में ही छोड़ दी थी, क्योंकि असाइलम के बाहर भी काफी सिक्योरिटी थी। अनिका जैसे ही अंदर गई, सामने से असाइलम की हेड नैना को काम समझते हुए आशीष जी को आते हुए दिखाती दिए, जिन्हें देखते ही अनिका बाहें फैलाकर एक्साइटमेंट के साथ बोली, अंडस्को मामू। आशीष जी जो काफी ज्यादा बिजी थे नैना को काम समझने में, एक पल में ही अनिका को देखते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। अनिका तुम यहाँ पर, बोलते हुए आशीष जी जल्दी से आकर अनिका को गले लगा लेते हैं। अनिका भी आशीष जी से चिपकती हुए बोली, अंडस्को आई रियली मिस यू, कितने दिनों बाद मिली हूँ मैं आपसे। तभी आशीष जी एक नजर बिन्नी की तरफ देखकर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले, अंडस्को तुम दोनों अकेले आ गए, मिस्टर ओबरॉय नहीं आए तुम्हारे साथ। एकांश के बारे में सुनते ही अनिका मुंह बनाकर अपना चेहरा उठाकर आशीष को देखते हुए बोली, अंडस्को मामू मैं आई हूँ, यह आपके लिए काफी नहीं है क्या? आशीष जी मुस्कुराते हुए अनिका के गाल पर हाथ रखकर बोले, अंडस्को नहीं बेटा, वो मैं नोटिस करता हूँ तुम जहाँ भी जाती हो वो तुम्हारे साथ आते हैं ना, इसीलिए पूछ लिया। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था। तभी बिन्नी की आवाज अनिका को सुनाई दी, अंडस्को जो एंटर गेट की तरफ देखकर बोली, अंडस्को रागिनी बार आप। अनिका भी दरवाजे की तरफ देखती है और आशीष जी के भी पसीने छूटने लगे थे दरवाजे की तरफ देखते। जब उन्होंने रागिनी जी को सुर्ख लाल कलर के नायरा कट सूट में बिल्कुल सज संवरकर हाथ में टिफिन लिए देखा, अनिका बिन्नी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, अंडस्को और फिर से रागिनी जी को देखने लगी। इधर रागिनी जी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वही आशीष जी अनिका से बोले, अंडस्को वो अनिका बेटे, वो बात ऐसी थी कि मुझे भूख लगी थी। तभी रागिनी जी बीच में बोली, हाँ हाँ अनिका, भिंडी सब्जी बनाई थी मैंने अपने हाथ से, और आशीष को बहुत पसंद है। इन्होंने तुम्हारी मम्मी की बरसी का इनविटेशन देने के लिए कॉल किया था, तो मुझे पता चला कि इन्हें भूख लगी है। मैंने इन्हें कहा कि मैं खाना लेकर आ जाती हूँ और तभी अनिका बड़े ही प्यार से बोली, अंडस्को शांत बूबू शांत, मेरी जाने मन, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो बस तुम्हें देख ही रही थी। वैसे क्या जहर लग रही हो बेबी इस रेड कलर के नायरा कट सूट में। मैंने जब तुम्हें दिलाया था तब तो नहीं पहना तुमने ये, और अब देखो, मैं अगर यहाँ आज चुपके से नहीं आती तो आप दोनों के इल्लू इल्लू के बारे में तो पता ही नहीं लगता। इतना बोल अनिका हंसते हुए बिन्नी के साथ हाई फाई लेते हुए फिर से बोली, अंडस्को अब चलिए साथ में मिलकर भिंडी की सब्जी खाते हैं। रागिनी और आशीष अनिका से डरते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सबके सब ऑफिस की तरफ चल दिए। इधर नैना, जो कि वहां की सिक्योरिटी इंचार्ज थी, मन ही मन फुसफुसाते हुए बोली, अंडस्को अब देखती हूँ सर कैसे बचते हैं, बहुत मुझे जॉब से निकलने की बातें करते रहते हैं ना। अनिका को सारी बातें बताऊंगी कि ये दोनों आजकल हर हफ्ते में कम से कम 3 बार तो मिलते ही हैं। इधर वो चारों हटे कट्टे आदमी जो कि अनिका की जान के पीछे पड़े थे, वो एसाइलम के बाहर उसके निकालने का वेट कर रहे थे। उनमें से एक बोल रहा था, अंडस्को जैसे ही लड़की निकलेगी उसे शूट कर देना है, बचनी नहीं चाहिए आज वो। कहानी आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो। परिक्रमा करते दिल रिबन के साथ दिल। आप सबके लिए एक आवश्यक सूचना है, मेरी इस बुक की पेमेंट कम व्यूज की वजह से बंद हो चुकी है। पॉकेट नॉवल की तरफ से मुझे मैसेज आ चुका है। यदि मैं फिर भी इस नॉवेल को जारी रखना चाहती हूँ तो मुझे बस लिखते ही रहना होगा और 1 महीने वेट करना होगा। अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे ये बुक बंद करनी पड़ेगी। पॉकेट नॉवल ने मुझे नई बुक क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिया है। मैं नई बुक जरूर लिखूंगी और लिख भी रही हूँ, लेकिन किसी भी कहानी को जिसे मैंने 161 चैप्टर्स दे दिए और फिर अभी तो मैं इसका एंड भी नहीं सोचा है। हालांकि आगे की कहानी भी सोच ली है, काफी कपल्स को मिलाना बाकी है, कहानी में और इंटरेस्ट बढ़ाना बाकी है। ऐसे में को छोड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं इस नॉवेल को पूरा लिखना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा, तो मैं इस नॉवेल को आगे 1 महीने लिखकर पॉकेट नॉवल को दिखा दूं कि मेरी ये नॉवेल आगे भी जाने के लिए एलिजिबल है। आप सबके सपोर्ट पर ही मैं इस नॉवेल को आगे बढ़ा पाऊंगी।
कमेंट बॉक्स में आप जब भी इस चैप्टर पर आते हैं अपने विचार जरूर दीजिए। क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या फिर मैं नई बुक से अपनी राइटिंग जर्नी को दोबारा स्टार्ट करूं? अब इस बुक का फैसला आप लोगों के हाथ में है। मैं अगले 15 दिन लगातार चैप्टर दूंगी, लेकिन उसके अगले 15 दिन आप लोगों की सपोर्ट पर निर्भर होंगे। इस बुक का भविष्य तय करने में मेरी मदद करिए। मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगी और सबके रिप्लाई दूंगी। देख रहे हो आशीष जी, रागिनी जी, अनिका और बिन्नी आशीष जी के ऑफिस में चले गए। वहां बैठकर अनिका ने रागिनी जी को छेड़ते हुए कहा, अंडस्को अब हम सबका मुंह देख रहे हो, अपने हाथों से ही खिला दो ना आशीष मामू को खाना। रागिनी जी जल्दी से शर्माते हुए अनिका को धीरे से उसकी खोपड़ी पर चपत लगाकर बोली, अंडस्को शैतान लड़की, बहुत बदतमीज हो गई है तू। ऐसे कौन बोलता है? अनिका भी थोड़ा एटीट्यूड में बोली, अंडस्को वन एंड ओनली मी, माय स्वीट बुबू। आपको तो पता ही है कितनी बेशर्म हूं मैं बचपन से ही, तो फिर ऐसे क्या धीरे धीरे बोल रही हो? अब जल्दी जल्दी खाना सर्व करो, हम भी तो देखें आपने कितना प्यार डाला है अपने इस भिंडी की सब्जी में। रागिनी जी अनिका को आंखें दिखाते हुए बोली, अंडस्को अब ओवर हो रहा है अनिका, ज्यादा बोलना ठीक है, ये प्यार व्यार वाला ड्रामा मत कर और चल तू भी खा ले। पता नहीं यहाँ आने के चक्कर में तूने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तभी बिन्नी फटाक से बोली, अंडस्को हाँ बूबू, कुछ नहीं खाया इसने ठीक से, मैं कितना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके सर पर तो आशीष मामू से मिलने का भूत सवार था। आशीष जी ने भी अनिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अनिका ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी, टाइम पर खाना खाना, अब तुम बच्ची नहीं हो। अनिका आइज रोल करते हुए बोली, अंडस्को ओ पक गई हूँ इतना सारा ड्रामा सुनकर, अपना ख्याल रखो, ये मत करो वो मत करो, सारी क्या मुझे ही क्यों मिलती है लोगों की? कभी कभी इतना प्यार भी बोरिंग लगने लग जाता है मुझे। तभी बिन्नी भी अनिका को टोंट मारते हुए बोली, अंडस्को हाँ अब तो तुझे प्यार करने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी है, और हम सबके हिस्से से भी ज्यादा प्यार तो तुझे एकांश जीजू जो करते हैं। इतना सुन, अनिका बिन्नी को आंखें दिखाते हुए चोरी छुपे आशीष जी की तरफ देखते हुए धीरे से उसके कान के पास आकर बोली, अंडस्को शर्म कर, आशीष मामू है यहाँ पर कमिनी। अनिका की फुसफुसाहट रागिनी जी ने सुन ली और वो उसे छेड़ते हुए बोली, अंडस्को क्यों बेटा, अब क्यों शर्मा रही है? हम दो बड़ों की टांग खींचने में तो तू बिल्कुल नहीं शर्माती, अब तेरी खिंचाई रही है तो सीधी शादी बन रही है। आशीष जी भी हंसते हुए बोले, ये कभी नहीं सुधरेगी रागिनी। रागिनी जी भी अच्छे से हंस मुस्करा रही थी कि तभी उनका फोन बजा। रागिनी जी ने जैसे ही अपना फोन स्क्रीन देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी और वो आंखें बड़ी करके हैरत से बोली, अंडस्को भैया। कॉल वेदंश जी का था, जिन्हें आशीष जी से तो काफी ज्यादा नफरत थी और अभी उन्हीं के पास रागिनी जी आ गई थी। आशीष जी ने भी जब कॉल स्क्रीन देखा अब तो थोड़ा चौंक गई। रागिनी जी ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और फोन पर बोली, अंडस्को हाँ 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 भैया। क्या हुआ? वेदांश जी, जो इस वक्त का ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने रागिनी जी से कहा, अंडस्को कहाँ हो तुम रागिनी? रागिनी सबकी तरफ देखते हुए फोन पर हकला कर बोली, अंडस्को वो भैया मैं। तभी वेदांश जी हो बोले, अंडस्को कोई बात नहीं, एंजॉय योरसेल्फ। आशीष से कहना शाम को घर पर आ जाए और अनिका भी वही है ना, उससे कहना कि वो भी मिस्टर ओबरॉय और बिन्नी को लेकर शाम को घर आ जाए। छोटा सा डिनर रखने वाला हूँ, क्योंकि कल वीर एब्रॉड चला जाएगा पढ़ाई करने के लिए, उससे पहले एक फैमिली डे जाएगा तो अच्छा रहेगा। रागिनी जी की धड़कनें और तेज तेज होने लगी। वेदांश जी की बातों से वो समझ तो चुकी ही थी कि उन्हें पता चल गया है कि रागिनी जी आशीष जी से मिलने आई है। रागिनी जी का मुंह खुला का खुला रह गया, वो फोन पर दोबारा कुछ बोल ही नहीं पाए और वेदांश जी ने कॉल कट कर दिया। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा चुका था वेदांश जी का कॉल आते ही, तो कॉल पर जो भी बातें चल रही थी वो सब ने सुन ली। फिर भी रागिनी जी ने आशीष जी की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से देखते हुए कहा, अंडस्को भाई ने तुम्हें शाम को डिनर पर बुलाया है आशीष, और उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। इधर आशीष जी के भी दिल की धड़कन में तेज हो गई, क्योंकि आशीष जी वेदांत जी के साले थे और वो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। उन्हीं के डर से वो अपने बरसों पुराने प्यार रागिनी जी से जानबूझकर कभी नहीं मिलते थे। माहौल काफी सन्नाटेदार था। तभी अनिका टेबल पर दोनों हाथ मारते हुए बोली, अंडस्को डन। तो फिर डर किस बात का, शाम को चलते हैं। वैसे भी वीर भाई कल चले जाएंगे, आशीष मामू से कितना लगाव है वीर भाई को, इसीलिए बोला होगा, और पता चल गया तो चल गया। आप मामू मिलने आई है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब लंच वगैरह करो, फिर मुझे ओबरॉय मेंशन दोबारा जाना है।
मिस्टर थर्की को। इतना बोल अनिका ने अपनी जबान पर कंट्रोल कर लिया और दांतों के नीचे जीभ दबा ली। और फिर बोली आई मीन, एकांश को भी तो बताना है कि शाम को डिनर पर आना है ना? सबने हाँ हमें सिर हिलाया। इधर बिन्नी का चेहरा उतर गया था, लेकिन फिर भी वो किसी को दिखा नहीं रही थी। वह झूठी मुस्कुराहट के साथ सबके साथ हंसने बोलने लगी। थोड़ी देर में अनिका एसाइलम से निकलने के लिए बिन्नी के साथ ऑफिस से बाहर निकली। तभी आशीष जी और रागिनी जी भी अनिका को बाहर तक छोड़ने के लिए निकल रहे थे। आशीष जी बोले को अनिका से गाड़ी नहीं लाई तू ओबरॉयस की। अनिका थोड़ा घबरा गई आशीष जी को बताने में कि वो किस तरह आई है। तभी बिन्नी बोली को ऑटो से आए थे हम मामू, थोड़ा मजे करते हुए हम चले जाएंगे दोबारा ऑटो से। आशीष जी बिन्नी की बात को नकारते हुए बोली को नहीं, मैं जाऊंगा तुम लोगों को छोड़ने। लो, वो लोग असाइलम के एग्जिट गेट से बाहर हो ही रहे थे और बाहर गुंडों की लाइन लगी हुई थी अनिका को वही धर दबोच कर मार देने के लिए। चारों एग्जिट गेट से बाहर निकल ही रहे थे और इधर ये वैन वाले चारों गुंडे भी तैयार हो गए थे। दो गाड़ी में गन लिए बैठे थे तो दो बाहर पहरा दिए हुए थे। असाइलम के बाहर भी बॉडीगार्ड्स थे, उनकी नजर से भी बचाना था उन्हें। अनिका उन्हें आती दिख गई थी बाकी तीनों के साथ। धीरे धीरे वह चारों असाइलम के में गेट तक पहुंच गए और ये चारों गुंडे हाथ में गन लिए अपना चेहरा छुपाकर इधर उधर देखते हुए गन की ट्रिगर दबाने के लिए तैयार थे। अनिका गेट से बाहर निकल ही गई थी, उसका ध्यान सामने बिल्कुल नहीं था। वो अभी रागिनी जी को छेड़ रही थी। बिन्नी भी साथ में हंस बोल रही थी। सब मजे में थे। तभी ये चारों गुंडे अब इन चारों पर निशाना तानने ही वाले थे कि बीच में अचानक ही एक गाड़ी आ गई और उसके पीछे दो और गाड़ी। वो बड़ी सी काली मर्सिडीज जिसने उन गुंडे और अनिका और उसके फैमिली के बीच दीवार बना दी। इधर इन चारों गुंडों ने अपनी गन नीचे कर ली और चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाए। फिर भी सब गुस्से में थे। गाड़ी के शीशे से उस तरफ वो गाड़ी को भी देखने लगे थे, जो कि किसी और के नहीं बल्कि एकांश की थी, जो ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी से बाहर खड़ी अनिका को घूर रहा था। वो एकदम से गाड़ी से बाहर निकला और अनिका के सामने आ खड़ा हुआ। एकांश अपने पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डाले अनिका को घूरे जा रहा था। बिन्नी के भी तोते उड़ गए एकांश को देखकर। तभी आशीष जी एकांश को देखकर मुस्कुराते हुए बोले अरे मिस्टर ओबरॉय, आप, मैं इसे घर छोड़ने ही वाला था। रागिनी जी भी एकांश से बोली कैसे हो बेटा। एकांश ने स्लो मोशन में अनिका से नजर हटाते हुए आशीष जी और रागिनी जी को एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखते हुए कहा आई एम ओके, मैं भी अनिका को ही लेने आया था। अनिका का भी दिल धक धक करने लगा, क्योंकि वो घर से बिना बताए घर निकल गई थी, वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड्स को साथ लिए। एकांश का रिएक्शन जो कि बिल्कुल सर्द था, उसे देखकर अनिका समझ ही चुकी थी कि अब तो एकांश का कहर उस पर बरसने वाला है। एकांश अनिका को फिर से देखते हुए अपनी सख्त मर्दाना आवाज में धीरे से बोला आओ, बैठो गाड़ी में। अनिका भी डरते हुए एकांश को देखती है और गाड़ी के पीछे वाली सीट की तरफ दरवाजा खोलने वाली थी कि तभी एकांश ने आगे आकर अनिका को घूरते हुए दरवाजा खोला। अनिका जो अब एकांश से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, वो चुपचाप जाकर दे गाड़ी में बैठ गई। बिन्नी भी दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में अनिका के बगल में बैठ गई और एकांश ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल गया। ये चारों गुंडे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एकांश के पीछे भी दो बॉडीगार्ड की गाड़ी आई थी और ये इतने बेवकूफ तो थे नहीं कि उनके आदमियों के सामने हमला करते। एक तो यसो इतना खतरनाक और ऊपर से उसके आदमी भी हमेशा बंदूक से लैस रहते थे। ओबरॉय मेंशन पहुंचते ही एकांश ने बिन्नी को एक नजर भर जो मेंशन के अंदर उन्हीं के साथ आ रही थी देखा, और बिन्नी जल्दी से डरी हुई मुस्कुराहट के साथ एकांश और अनिका से बोली मैं जाती हूँ अपने कमरे में, आप लोग अपने कमरे में जाकर आराम करिए। अनिका उसे रोक पाती कि एकांश अब उसे फिर से घूरने लगा। अनिका नजर नीचे किए हुए ही अपनी नजरें थोड़ी आंखों की गोटी थोड़ी सी घुमाकर एकांश को देखते हुए फिर नजरें नीचे कर ली। तब एकांश की सख्त मर्दाना आवाज आन के कानों में पड़ती है चले स्वेदाट। अनिक चुपचाप जल्दी से गर्दन हिलाते हुए आज की तरफ चलने लगी। दोनों कमरे में आ गए। अनिका के अंदर आते ही एकांश ने कमरे के अंदर आके अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अनुजा दरवाजे की आवाज से मुड़कर पीछे देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। अनिका को सख्त मनाही थी, ऐसी तो क्या भाली चंगी हालत में भी काफी बिना बाउंसर्स के साथ बाहर जाने की, और उसने तो एकांश का कॉल भी पिक नहीं किया था।
एकांश अनिका को घूरते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ने लगा और अनिका अपने मुंह का पानी गटकते हुए एकांश को देखते हुए बोली, अंडस्को अब ए ऐसे क्या देख रहे हो? मामा जी से ही तो मिलने गई थी अपने, बबा बोर हो गई थी मैं तुम्हारे इस सरेले से मेंशन में। ये अपनी कंजी आंखें मुझे मत दिखाओ समझे। मैं अब नहीं डरती तुमसे बिल्कुल भी मम्मा मिस्टर ठरकी। एकांश अनिका के अब बिल्कुल करीब आ गया और जल्दी से उसके नेचुरल पिंक होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, अंडस्को शुश। मेरी बात काटने का तो तुमने कंट्रैक्ट साइन किया हुआ है स्वीट हार्ट। अगर तुम इस हालत में नहीं होती ना तो। अनिका एकांश ही बात सुनते ही अंदर से पानी पानी हो गई और वो फिर से हकलाते हुए बोली, अंडस्को तो अब कौन सा बख्श देते हो? ऐसे डराते हो आंखें दिखाकर, जज जाओ अपना काम करो। अनिका ने इतना ही कहा कि एकांश ने झट से अनिका के बालों को पीछे से पकड़ एकदम से उसके होठों को अपने दांतों से दबोच लिया। ये था आज के लिए, बंद नहीं करूंगी लिखना। थोड़ा मनोबल टूट गया था, बट क्या ही कर सकते हैं। वैसे न्यू बुक है मेरी एक, बुक नेम स्टेप सिबलिंग्स डैंग्रियस लव। कहानी मस्त है और मैं और मेरी फ्रेंड दोनों इस पर काम कर रहे हैं। आपको मजा आएगा, जरूर पढ़े। मेरी लाइब्रेरी में आपको ऊपर ही बुक मिल जाएगी। एक दिन में 2 चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं, सो गो हैव ए नाइस डे स्माइलिंग फेस। यही जूता मारूंगी तुम्हारे सिर पर। एकांश ने अनिका के होठों को दांतों से दबोच रखा और उसके पीठ पर हाथ रखे उसे होल्ड किए हुए धीरे धीरे उसे पीछे की तरफ खिसकाने लगा। अनिका भी एकांश की शर्ट को मजबूती से पकड़े उसकी किस में इन्वॉल्व हो रही थी। एकांश भी अनिका को किस करते हुए उसे फ्लो पर से पूरा ऊपर उठा लेता है और धीरे से उसे किस करते हुए ले जाकर बेड पर बैठा देता है। लेकिन इस अभी भी उसने अनिका के होठों को नहीं छोड़ा था। वो अनिका के साथ बेड पर बैठ गया और अनिका को किस करता ही रहा। अनिका भी एकांश के दोनों हाथ गाल पर अपने दोनों नाजुक हाथ रखकर उसकी किस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एकांश की किस इतनी हार्ड थी कि वो दर्द से बार बार अपनी आंखें जोर से भींच रही थी। एकांश की हार्ड किस अनिका को किसी पनिशमेंट से कम नहीं लग रही थी और शायद ये उसके लिए पनिशमेंट ही थी। वो बिना सिक्योरिटी के और बिना एकांश को बताएं ओबरॉय मेंशन से बाहर जो गई थी। एकांश ने सिक्योरिटी की वजह से काफी बार अनिका को समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे दोनों को कि सांसों को एक दूसरे में उलझे। अब अनिका को तकलीफ होने लगी थी। अब वो नॉर्मल नहीं थी, उसके पेट में एक बच्चा भी था, तो उसकी पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं रही थी एकांश को झेलने की। उसने एकांश के दोनों गाल पर से हाथ हटाते हुए आने हाथ एकांश के सीने पर ले जाकर जोर जोर से वहां मुंह के बरसाना स्टार्ट कर दिया। एकांश भी समझ चुका था कि अब अनिका को तकलीफ होने लगी है। उसने अनिका को पकड़े हुए ही उसके होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया और एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। अनिका गहराई तक सांस ले रही थी। एकांश अनिका की हालत देखकर उसके सर को सहलाते हुए अपने सख्त मर्दाना आवाज को धीमा करते हुए बोला, अंडस्को कीप डीप ब्रेथ स्वीट हार्ट। अनिका खुद को संभालते हुए अपनी मुट्ठी में दोबारा एकांश की शर्ट भर लेती है और 2 मिनट बाद खुद को रिलैक्स करते हुए एकांश की तरफ नजर उठाकर उसे अपनी चुनमुन सी आंखों से घूरते हुए बोली, अंडस्को व्हाट द हेल। पूरी जान निकाल लेते हो मेरी तुम, ये भी नहीं सोचते कि हम दोनों के बीच हमारा बेबी भी है। तभी एकांश एकदम से अनिका के होठों के करीब दोबारा बोला, अंडस्को शुश। हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा स्वीट हार्ट, हमारा बेबी भी नहीं। और बार बार समझाने के बाद भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? आगे से करोगी ऐसा? अनिका अब भी एकांश को घूर रही थी। तभी एकांश ने दोबारा आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए अनिका को देखकर पूछा, अंडस्को टेल मी करोगी दोबारा ऐसा? अनिका एकांश से नजरें फेरते हुए एक रिलैक्सिंग ब्रेथ लेते हुए बोली, अंडस्को ओके, नहीं करूंगी ऐसा। जहां भी जाऊंगी तुम्हारे चमचों को लेकर जाऊंगी और शाम को मुझे अपने घर जाना है। तुम भी इनवाइटेड हो और बिन्नी भी। दिन है वीर भाई के एब्रॉड जाने से पहले का। मुझे तैयार होना है, छोड़ो। एकांश अपने हाथ में बंदी रोलेक्स वॉच की तरफ देखते हुए बोला, 10 मिनट आराम करो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ। अनिका इरिटेशन से बोली, वॉट? कुछ भी, मैं खुद पहनूंगी अपने कपड़े। मुझे सेलेक्ट करने हैं अच्छे अच्छे कपड़े। तुम नहीं कर पाओगे, कोई भी सड़ी हुई ड्रेस उठाकर पहना देते हो। वीर भाई मिलना है आज, उसके बाद न जाने कितने सालों बाद मिलेंगे। ऐसे कैसे? मैं तो पिंक कलर की बहुत अच्छी ड्रेस पहनकर जाऊंगी। पता है, मैं उन्हें पिंक कलर की ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पिंक पैंथर बोलकर चिढ़ाते हैं। आज तो सब कुछ सुनूंगी मैं उनके मुंह से। अब हटो, मुझे तैयार होना है और तुम्हें भी जाना है, समझे? तुम भी कुछ अच्छा सा पहन लेना, वैसे तो हर कपड़े में तुम ठीक ठाक ही लगते हो।
इतना बोल अनिका साइड से बेड पर से उठने ही वाली थी, तभी एकांश अपनी टाई खोलते हुए बोला अंडस्को और बिना कपड़ों में। अनिका जो बेड से उठ ही रही थी, वो झट से बेड से खड़ी होकर अपने मुंह का सलाइवा गटकते हुए बोली, अंडस्को हिलो, ज्यादा सेड्यूस मत करो मुझे। तुम्हें पता है कुछ नहीं होने वाला हम दोनों के बीच। जब तक मेरी मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। शकी गैंगस्टर जैसी लगती है तो खुद को गैंगस्टर समझता है और सारी धौस मुझ पर ही दिखाता है। बोलते हुए अनिका वार्डरोब की तरफ चली गई। इधर अनिका की बुदबुदाई हुई बातें सुनकर एकांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कोट उतार कर बेड पर फेंक दिया और टाई भी कोट के ऊपर फेंक दी और शर्ट के बटन ढीला करने लगा। तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बजने लगा। उसने अपने फोन का अपडेट जैसे ही चेक किया, उसकी भौं तन गई और वो गुस्से से फोन अपने जेब में रखते हुए कमरे से जाने लगा। तभी अनिका पीछे से उसे बोली, अंडस्को अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुमने चेंज भी नहीं किया। माथुर मेंशन जाना है हमें, वहाँ तुम्हारे चमचों का कोई काम नहीं है, मेरे पापा ने तुम्हें बुलाया है। एकांश जो गुस्से से कमरे से बाहर निकल रहा था, वो अपने कदम रखते हुए अनिका से बोला, अंडस्को थोड़ी देर में वापस आता हूँ बेब, तब तक तुम तैयार हो जाओ एंड बी केयरफुल, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है बाथरूम में। इतना बोल एकांश कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो ओबरॉय मेंशन के पीछे वाले गोदाम जैसे एरिया में पहुंचा, जहां दो बाउंसर काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जल्दी से अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को सर उन लोगों को अंदर बंद कर रखा है। एकांश गोदाम के अंदर चला गया। थोड़ी देर में वो अंदर पहुंचा, जहां 4 लोगों को अंदर बुरे तरीके से बांध कर रखा गया था। उन्हें काफी ज्यादा मारा पीटा गया था, जिसकी वजह से वो लहूलुहान थे और 5 से 6 गनमैन उन्हें घेरे हुए थे। एकांश उन चारों के सामने गया और उनमें से एक बैठे हुए शख्स को लात मारकर फ्लोर पर गिराते हुए दोबारा जाकर उसके गर्दन पर अपने लेदर बूट वाला पैर रखकर उसकी गर्दन पर और बल देते हुए उसे गुस्से से देखकर बोला, अंडस्को मेरी बीवी का पीछा कर रहे थे तुम, कुछ ज्यादा ही मेरी बीवी पर नजर रखने लग गए हो तुम लोग। पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, सबकी नजर से बचते बचाते तुम लोग ओबरॉय मेंशन पर पहरा दे रहे थे। तुम्हें क्या लगा आज तुम मेरी बीवी को मार देते, छू भी लेते ना उसे, तो इस वक्त सबके सामने तुम चारों की उंगलियां काट देता मैं अपने हाथों से। ये चारों वही गुंडे थे जो अनिका के पीछे पड़े हुए थे उसे मारने के लिए और एकांश के बच्चे को खत्म करने के लिए। साथ ही वो अनिका को मारकर अपना खौफ भी दिखाना चाहते थे सबको। एकांश के पहुंचने से पहले ही एकांश के बॉडीगार्ड्स असाइलम के बाहर पहुंच गए थे। उन लोगों ने पहले से ही इन चारों पर नजर रखी हुई थी और इन चारों को पता नहीं था, एकांश भले ही वक्त पर नहीं पहुंचता, लेकिन अगर ये लोग अपनी गन भी उठा देते तो इन चारों को एकांश के आदमी वही शूट कर देते। लेकिन बीच में एकांश की गाड़ी आ गई थी, इसलिए वहां कोई हुड़दंग नहीं मचा। अब एकांश के आदमी इन चारों को पकड़कर ले आए थे। इतनी बुरी तरीके से सालों को पीटा था उन्होंने कि अब इन जैसे टेररिस्ट की हिम्मत भी नहीं थी कि खोल देने के बाद ये चल भी पाए ढंग से। तभी एकांश के नीचे वाले उस आदमी ने रोते हुए कहा, अंडस्को हमें छोड़ दीजिए, ये सब हमें करना पड़ा, वरना हम लोग मारे जाते। एकांश ने एक जोर की लात उस गुंडे को मारते हुए अपने कदम पीछे कर लिए और अपने बॉडीगार्ड की तरफ अपना एक हाथ किया। एकांश के आदमी ने तुरंत ही उसके हाथ में एक गन रख दी। एकांश उस गन को उंगली से पोंछे हुए गन को बड़े ही खतरनाक अंदाज में देखने लगा अंडस्को और फिर उन चारों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें जिसने भेजा है उसे तो अब मरना ही होगा, लेकिन तुम लोगों का भी अब कोई काम नहीं है, मर जाओ, डरने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। नहीं नहीं सर, वो चारों अपने जान की भीख मांगने लगे, लेकिन एकांश ने किसी की एक न सुनी और एक एक करके उन चारों को शूट कर दिया। उन सबको मरा हुआ देखकर एकांश के चेहरे पर एक अलग ही खतरनाक सी स्माइल आ गई और वो सुकून भरी सांस लेने लगा। फिर अपने ही आदमियों से बोला, अंडस्को इन्हें ले जाकर ठिकाने पर फेंक दो, आफताब के कुत्ते इनके लाश की बदबू को सूंघते सूंघते पहुंच जाएंगे। पिछली बार उसकी एक आंख फोड़ी थी और कुछ उंगलियां काटी थी, अब उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर तुषार जो रिया के कमरे में, जो कि उसी का था, उसमें अपने कपड़े लेने आया था। तुषार भले ही रात में बाहर दूसरे कमरे में सोया था, लेकिन उसकी जरूरत का सारा सामान तो उसके कमरे में था जिसमें रिया थी। रिया जिसने पिज्जा पूरा खत्म कर दिया था और अब वो कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए कुछ सोच ही रही थी। तभी तुषार को देखते ही वो शांत खड़ी हो गई। तुषार भी रिया को देखते हुए बोला, अंडस्को वो मुझे ऑफिस जाना है, नई कंपनी ली है मैंने, उसमें आज मेरा वेलकम होने वाला है। मैनेजर ने भी अभी ही कॉल करके बताया कि इवेंट आज ही शुरू करने को कहा है डैड ने।
मैं कपड़े लेने आया हूँ, सारे कपड़े मेरे यहीं पर है। तुषार की बात सुनकर रिया उसके चेहरे से गुस्से से मुंह फेरते हुए उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। तुषार ने भी अपने होठों को सक करते हुए थोड़ा नर्वस फील करते हुए वार्डरोब से कपड़े निकाले। रिया का रूड बिहेवियर उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। तभी उसने हिम्मत करके रिया से कहा, अंडस्को वो मेरी कंपनी की ओपनिंग में तुम भी चलना चाहोगी क्या? मुझे अच्छा लगेगा। तुषार की तरफ पीठ किए हुए ही रिया ने गुस्से से जवाब दिया, अंडस्को नहीं, तुम ही जाकर मरो वहां पर। रिया की बात सुनकर तुषार थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने धीरे से खुद से ही कहा, बेवकूफ कहीं की, कोई इस तरीके से बात करता है क्या अपने अपनों के साथ? पहले तो कहती थी इसका मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में, और अब देखो कैसे बिहेव कर रही है। और फिर वो अपना चेहरा नामे हिलाते हुए अपने शूज के कॉर्नर की तरफ जाने लगा। रिया के सामने मिरर था जिसमें वो देख पा रही थी कि तुषार काउंटर में अपने शूज ढूंढ रहा था। तुषार ने अपने 3 पीस सूट के लिए मैचिंग शूज खोजने शुरू कर दिया और उसने फाइनली एक ब्राउन कलर की शूज को फाइनल किया। रिया उसे अच्छी तरह देख रही थी। तभी जब तुषार अपने शूज उठाकर खड़ा हुआ तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर तुषार से कहा, अंडस्को गवार कहीं के, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस तेल लेने चली गई है क्या? ब्लैक सूट पर ब्राउन शूज कितने अगली लगेंगे। और फिर वो तुषार की तरफ बढ़ते हुए उसे धक्का देकर साइड करते हुए झुककर खुद ही शूज कलेक्शन में से एक ब्लैक कलर का लेदर शूज निकालकर तुषार के चेहरे के बिल्कुल सामने करते हुए बोली, अंडस्को सी, इस ब्लैक 3 पीस सूट के साथ यही शू सही लगेगा। पहले तो तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, कितने परफेक्ट थे। तुषार जिसके चेहरे के सामने अभी भी शूज थे, वो अपनी गर्दन एक तरफ झुकाते हुए उसके पीछे रिया के चेहरे को देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोला, अंडस्को दैट्स माय गर्ल, मैं बस देख रहा था तुम मुझ पर ध्यान देती हो या नहीं, और तुमने मुझ पर ध्यान दिया, क्यों ड्रामा कर रही हो? अंदर ही अंदर तुम भी मुझे माफ कर चुकी हो और मेरे साथ जीना चाहती हो, पहले जैसे रहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और उसके मर्डर को याद करके मुझसे नफरत करने पर मजबूर करता है। दिल की सुनो रिया, भूल जाओ सब कुछ। हर एक इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। तुषार काफी सॉफ्टली रिया को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी रिया ने जूता नीचे करके फिर से तुषार को जूता दिखाते हुए कहा, अंडस्को यही जूता तुम्हारे सिर पर दे मारूंगी, ज्यादा बकवास की तो भागो यहाँ से। आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अन